हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी स्टडी एकदम बढ़िया चल रही होगी और आपका स्वास्थ्य एकदम ठीक होगा। ठीक है, पुरुषोत्तम गुड इवनिंग, है ना। तो अभी तक जो हम चीज़ें कर चुके हैं और जो चल रहा है हमारा प्रोसेस, तो उसमें हम हिस्ट्री उसके बाद हमने देखा था हिस्ट्री देखा था, फिर उसके बाद हमने ज्योग्राफी देखा था, और अभी जो हमारा चल रहा है वो चल रहा है पॉलिटी। पॉलिटी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन आता है। अंकित गुड इवनिंग। ठीक है, पॉलिटी के अंदर हमारा क्या आता है, कॉन्स्टिट्यूशन आता है। ये चीज मैंने आपको बता दी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन कोई सब्जेक्ट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन आपका एक बुकलेट है जो कि हमें पढ़नी पड़ती है। किसके तहत? अपने पॉलिटी के तहत। ठीक है, क्लियर है इतना। अब जो मेन बात है, गुड इवनिंग रश्मि, अब मेन जो बात है वो है आपकी, जो हम यहां पॉलिटी में टॉपिक्स पढ़ेंगे वो आपको कितने अच्छे से याद होते जा रहे हैं। कितना? अभी ठीक हूं रश्मि, पहले से बेहतर हूं काफी, है ना। तो हमें कितने टॉपिक याद होते जा रहे हैं। राम राम विवेकानंद, कैसे हैं विवेकानंद। अभी तक हमने क्या देखा था? सोर्सेज देखे थे, फिर हमने फंडामेंटल राइट्स देखे, हमने आज की क्लास में आपसे कहा था कि डीपीएसपी देखेंगे, और जितनी क्लासेस हमारी स्टार्टिंग में हुई थी उसमें चीजें कर चुके थे। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर फीवर हो रहा है बहुत, कोई बात नहीं, फीवर इस टाइम सभी को चल रहा है विवेक, है ना। अच्छे से दवाई लो और पढ़ाई करते रहो। तो आज की क्लास में अपन लोगों का जो सब्जेक्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा डीपीएसपी। अब डीपीएसपी होता क्या है, उसको क्यों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया, ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत मायने रखते हैं किसी भी टॉपिक को समझने के लिए। क्योंकि कल मैंने एक चीज बताई थी आपको, WH फैक्टर। अभी WH फैक्टर मैंने कल बता दिया था आपको क्या होता है, व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, है ना, व्हेन। आप अगर इस चीजों पर, इन चीजों पर कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो आपका टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। सनी हेलो, है ना, आपका टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। हमारा आज का टॉपिक है डीपीएसपी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमेशा यहां से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे और आपको यहां से आंसर देने होंगे। ठीक, ज्यादा पढ़ने से भी फीवर होता है। कोई बात नहीं, है ना, कोई बात नहीं, सबको इस टाइम थोड़ा वायरल चल रहा है। चलो अब मोटी मोटी बात करेंगे पहले इस टॉपिक को, क्योंकि किसी भी चीज को आपने देखा होगा, कोई जमीन होती है तो हार्ड रहेगी ऊपर से, ठीक, तो उसको पहले खदोलेंगे। तो इस टॉपिक को समझने से लिए हम पहले छोटी छोटी चीजें पढ़ेंगे, जिससे कि हमारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले अपनी हेडलाइन डालेंगे, जो कि क्या रहेगी, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? राज्य के नीति निदेशक तत्व। क्या बोलते हैं? राज्य के नीति निदेशक तत्व। क्लियर है। तो जो डीपीएसपी है वो मैंने स्टार्टिंग में जब मैं बता रहा था सोर्सेस क्या क्या है हमारे देश के, तो वो कहां से लिया गया है डीपीएसपी? हमारे आयरलैंड से। पहली चीज क्लियर। अब आयरलैंड से तो ले लिया, लेकिन हमने किस पार्ट में डाला है? तो डीपीएसपी है हमारे पार्ट नंबर 4 में। पार्ट में तो क्लियर हो गया, लेकिन पार्ट के बाद ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? तो ये है आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 तक। क्लियर है। इतनी बातें, ये 3 क्वेश्चन आपके बन गए। आयरलैंड से लिया गया है, पार्ट नंबर 4 में रखा गया है, आर्टिकल 36 से 51 तक इसमें है। क्लियर। चलो एक चीज यहां से क्लियर हो गई। अब चलते हैं दूसरी बात पर कि डीपीएसपी क्यों जोड़े गए, है ना, डीपीएसपी क्यों जोड़े गए और ये होते क्या है। तो डीपीएसपी के बारे में अगर मैं बताऊं कि जिस तरीके से हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, किस चीज के लिए? एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, किसी के दबाव में ना रहने के लिए हमें क्या दिया गया है? फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। उसी तरीके से दुष्यंत नमस्ते, उसी तरीके से किसी गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने के लिए, उसको लागू करने के लिए एक नीति बनानी होती है, और वो वादे करती है कि हम जन कल्याण में, पेथ में, लोगों के जन कल्याण में क्या करेंगे? कल्याणकारी नीतियां बनाएंगे। क्या करेंगे? कल्याणकारी नीति बनाएंगे। अब अगर ये नीति नहीं बनाते हैं तो क्या आप कुछ कर पाएंगे? नहीं कर सकते। अब जैसे मैं किसी गवर्नमेंट का नाम नहीं लूंगा, अगर आपकी केंद्र सरकार या राज्य सरकार आपको नौकरी नहीं दे रही है, आपको जॉब नहीं दे रही है, तो क्या आप उसके लिए कोर्ट में जा रहे हैं? अभी वैकेंसी नहीं निकाल पा रही हो, नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी है ही नहीं। वो ये कहते हैं कि अभी है नहीं, निकाली जाएगी। आप धरने दे सकते हैं, आप उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप उनके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते। क्यों? इस बात को लेके कि सर ये हमें रोजगार नहीं दे रहे, ये हमें ये नहीं कर रहे, ठीक है, पॉलिसीज नहीं बना रहे, हमारे कल्याण के लिए काम नहीं कर रहे। लेकिन
अगर आपसे रोजगार निकाला उन्होंने और वो उस टाइम कुछ ऐसी नीति बनाए कि इस आदमी को दी जाएगी, इस आदमी को नहीं दी जाएगी, उसके बिहाफ पे आप कहां जा सकते हैं? आप जा सकते हैं कोर्ट, और वो भी छोटा मोटा कोर्ट नहीं, सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत। क्लियर है? इतना क्लियर है? जल्दी बताओ, इतना क्लियर है? जल्दी बताएं, क्लियर है इतना? चलो, अब इसके बाद जो डीपीएसपी है वो किस तरीके से काम करेगा, डीपीएसपी क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेगा कि जिससे हम इसको बहुत अच्छे से समझ सकें। तो डीपीएसपी का जो मुख्य उद्देश्य रहता है, जो इसका मेन एम रहता है, ये क्या हो गया भाई? जो डीपीएसपी का मेन एम रहता है वो क्या है? वो है आपका कि जो लोक कल्याण राज्य की स्थापना करे। डॉक्टर मन रोकड़े, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जो एम है इसका कि एक लोक कल्याणकारी स्टेट की फॉर्मेशन करे। क्लियर है? जो मेन एम है वो क्या है? एक लोक कल्याणकारी स्टेट का फॉर्मेशन किया जाए, किसके बिहाफ पर? डीपीएसपी के बिहाफ पर। दूसरा इसका काम है कि जनता का हित किया जाए, जनता का हित किया जाए, उसका फायदा सोचा जाए, ना कि किसी अपने फायदे में लग्न होकर वो चीजें भूल जाए। क्लियर? फिर तीसरी चीज एक और है कि आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की जाए। तीसरा क्या है? आर्थिक लोकतंत्र। ऐसा ना हो कि एक अडानी जी या अंबानी जी इन्हीं के पास सब कुछ इकट्ठा होता चला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो आर्थिक लोकतंत्र होना चाहिए। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसा ही लिखा हुआ है, बाकी दुनिया जानती है कि क्या हो रहा है, क्या होता जा रहा है। ठीक है? तो डीपीएसपी में जो मेन एम दिए हुए हैं कि एक तो जनता का हित होना चाहिए, दूसरा लोक कल्याणकारी स्टेट की फॉर्मेशन होनी चाहिए, और तीसरा आर्थिक लोकतंत्र का गठन होना चाहिए। ठीक, ये आपके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एम होते हैं डीपीएसपी के। क्लियर? चलो, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। हो गया? चलो, अब एक और चीज कि जो डीपीएसपी है ना, उसके साथ एक कंपैरिजन किया जाता है। किस चीज का? वो है आपका फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी। ठीक, तो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में छोटा सा एक अंतर है, सीधा सीधा, जो कि आपको 2 सेकंड में अब समझ में आ जाएगा। फंडामेंटल राइट्स आपको जन्म से मिलते हैं, है ना, जन्म से मिल जाते हैं, लेकिन ये आपको गवर्नमेंट देती है। ठीक है? गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाता है। फंडामेंटल राइट्स अगर आपको नहीं मिल रहे हैं, आपके हनन हो रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, आर्टिकल 32 के बिहाफ पर और आर्टिकल 226 के बिहाफ पर। लेकिन यहां पे अगर आपके लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज नहीं बना रही है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है? यहां नहीं जा सकते, बट यहां कोर्ट जा सकते हैं। क्लियर है? बहुत छोटी सी चीज है बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके कंपैरिजन में ये चीज समझ में होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आप इसमें कोर्ट जा सकते हैं, आप इसमें कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है? क्लियर? चलो, अब चलते हैं जो अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जहां से क्वेश्चंस और ज्यादा पूछे जाएंगे और हमें वो चीजें पता होनी चाहिए कि ये क्या क्या होती हैं। ठीक है? तो जो डीपीएसपी है उसको 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है? उसको 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। एक है आपकी गांधीवादी, एक है आपकी समाजवादी और एक है आपकी उदारवादी। ठीक है? गांधीवादी नेचर, उदारवादी और आपका समाजवादी नेचर। ठीक, ये 3 नेचर हैं जिसके बिहाफ पे जो आर्टिकल्स हैं आपके, आर्टिकल 36 to 51, ये आपके कुछ इसमें आएंगे, कुछ इसकी सोच पे रहेंगे और कुछ इसकी सोच पे रहेंगे। ठीक है? बोर्ड के डीएसपी जरूरी है, बोर्ड की डीएसपी जरूरी है। देखो, जो बोर्ड का मसला है ना, वो आपका विधिक में आता है। ठीक है? कानूनी अधिकार है वो आपका, ना कि वो डीएसपी या फंडामेंटल राइट्स में आता है। ठीक, तो बोर्ड वाली जो चीज है वो यहां पे नहीं रखी जाएंगी। अब देखिए, अब जो हमारा, इसको जान ही रहे होंगे, अब ये बदल रहा है, अब ये बदल जाएगा। ठीक है? अब टाटा वाले इसको नया रूप दे रहे हैं, जो कि आपकी पार्लियामेंट है, वो एक नई पार्लियामेंट बनाई जा रही है। ठीक है? तो प्रॉपर टॉपिक हमारा था डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक, इसके तहत हम बहुत सारी चीजें सीखते आए हैं। आप देखो, जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा था कि 3 हमारे होते हैं, सोशलिस्ट क्लब, आपका समाजवादी। ठीक है? समाजवादी जो नीति रहती है, दिखाई दे रहा है, और इस पे हरा दिखाई देगा क्या? गांधीवादी नहीं, और एक आपका उदारवादी। ठीक, अब इसमें अंतर क्या होता है? अंतर बस इतना है कि आपकी ये 3 आइडियोलॉजी है। क्या है?
एक विचारधारा है, आइडियोलॉजी है कि आपकी जैसे विचारधारा होती है, कांग्रेस की एक अलग विचारधारा होगी, बीजेपी की एक अलग विचारधारा होगी, ठीक है। तो एक विचारधारा पे काम करती है कोई भी गवर्नमेंट। तो इसमें एक समाजवादी विचारधारा है, एक गांधीवादी विचारधारा है और एक उदारवादी विचारधारा है। समाजवादी विचारधारा क्या कहती है? समाजवादी विचारधारा एक जो जनरल फॉर्म में बताई जाए कि समाजवादी विचारधारा इस तरीके की विचारधारा होती है कि जो पूरे समाज को लेकर कलेक्टिव रूप से वो पूरे समाज का कल्याण करने की बात करती है, तो वो क्या होती है? समाजवादी विचारधारा। तो वो क्या होगी? वो रहेगी आपकी समाजवादी विचारधारा। फिर उसके बाद आते हैं गांधीवादी विचारधारा पर। तो जो गांधीवादी विचारधारा रहेगी, तो जो गांधी जी हैं उनकी आइडियोलॉजी पर बेस रहेगी कि क्या कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना है, दूसरा गांवों को उन्नति देनी है, तीसरा जो चीजें हैं आपके लोक कल्याण के लिए उनको उत्थान करना है, उनको बढ़ावा देना है। मेनली फोकस रहेगा उनका जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हैं उस चीज के लेके, है ना। जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं जो कि आपकी कल्याणकारी पॉलिसीज गांव से रिलेटेड रहेंगी, गांधीवादी विचारधारा उससे रहेगी। उदारवादी विचारधारा क्या रहेगी? कि लिबरल फॉर्म में, कि ऐसा ना हो कि आप बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएं किसी भी चीज को लेके, तो वो रहेगी उदारवादी में, ठीक है। जैसे आर्टिकल नंबर आपका 44 रहता है, 45 कहेगा, 46 कहेगा, ये सारी की सारी चीजें, 45 रहेगा आपका, 48 रहेगा, है ना। ये सारी की सारी किसमें आएंगी? उदारवादी में आएंगी। तो एक बार आर्टिकल्स देख लेते हैं। तो जो सोशलिस्ट है, जो कि समाजवादी विचारधारा है, उसमें कौन से आर्टिकल हैं? उसमें इन आर्टिकलों को मैं अभी समझा दूंगा, लेकिन अभी एक पेज पे आप इसका स्क्रीनशॉट लेके कि ये आर्टिकल इसमें आते हैं, तो आपको ये पता होने चाहिए। आर्टिकल 38 आता है, आर्टिकल 39 आता है, आर्टिकल 39A, 41, 42, 43, 43A और 47 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, 47 का फर्स्ट पार्ट। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हुए आर्टिकल इसमें? 8, ठीक है। 8 आर्टिकल्स इसमें रहते हैं और उसी के कॉम्बिनेशन से क्या बना है? समाजवादी विचारधारा की आइडियोलॉजी के आर्टिकल्स बनते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है आपकी जो गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं उसके बारे में, गांधीवादी जो विचारधारा है उसके बारे में। आर्टिकल नंबर 40, 43, 43B, 46, 47 और 48, टोटल मिला के होते हैं ये 6, ठीक है। तो 6 आर्टिकल ऐसी बात करते हैं जो आपकी गांधीज्म की जो पॉलिसी रहती थी, जो गांधीज्म के प्रिंसिपल्स रहते थे, गांधीवादी विचारधारा रहती थी, उससे टच में रहेंगे, उसकी विचारधारा के इंपैक्ट में रहेंगे, ठीक है। फिर आते हैं उदारवादी लिबरल सोच पर। आर्टिकल 44, 45, 48, 48A, 49, 50, 51, तो कुल मिला के कितने हुए? ये हो जाते हैं आपके 7। देखो 6 गांधी में है, उदारवादी में 7 है और इसमें आपके 8 है। क्लियर है? 6 7 8। अब इसके जो आर्टिकल्स हैं उसको लेके चलते हैं, उन चीजों को समझते जाएंगे, उन चीजों को देखते जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां पे एक चार्ट की फॉर्म में लिखा हुआ है कि किस तरीके से ये करने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो इसमें क्या है? इसमें है आपके सोशलिस्ट वाले। तो सोशलिस्ट में आपके बहुत सारी चीजें दी गई हैं, बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, एक फॉर्म है, पिक्चर फॉर्म है, उसमें आपको समझ में आते रहना चाहिए, ठीक है। चलो अब इसमें देख लेते हैं। इसमें आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं अभी इसका एक क्लियर फॉर्म है। ये टोटल आपके आर्टिकल्स हैं, 36 है, 37, 38, 40, 40A, 40, 41, 42, 43, 43A, 43B, 44, 45, 46, 47, 48, 48A, 49, 50, 51, ये टोटल के टोटल आपके 36 से लेकर 51 आर्टिकल्स यहां लिखे हुए हैं, ठीक है। चलो अब चलते हैं आपके आर्टिकल्स। दिखाई दे रहा है? ऐसे बताऊं मैं या मतलब गांधीज्म और इसके साथ बताऊं? चलो ये बताओ। चलो ऐसे बता देता हूं, फिर उसके बाद उसको क्लियर बता दूंगा कि ये इसमें आता है, ठीक है। एक बार ऐसे बता देते हैं, फिर उसके बाद चीजें, मौलिक कर्तव्य जो रशिया से लिया गया है। यहां पे विवेक अभी मौलिक कर्तव्य की तो बात ही नहीं की गई है, अभी डीपीएसपी पे बात चल रही है ना। अभी चल रही है डीपीएसपी पे बात, तो अभी डीपीएसपी पे बात करते हैं, उस पर चीजें देखते हैं, है ना। तो डीपीएसपी में आप आर्टिकल नंबर लीजिए, सबसे पहला 36, जल्दी जल्दी करेंगे, छोटी फॉर्म में करेंगे, है ना। 10 वर्ष, चलो हाँ, सबसे पहला आर्टिकल आता है आपका 36। तो 36 में क्या किया गया है? 36 में आपकी दी गई है डेफिनेशन, ठीक है। क्या गई है? डेफिनेशन दी गई है कि जो आपके डीपीएसपीज हैं वो क्या होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका आर्टिकल 37। 37 में क्या कहा गया है? 37 में कहा गया है कि आपका जो डीपीएसपी है आप उसको लेके कहां नहीं जा सकते? कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। ये इस बात को कहता है, ठीक। 37 हो गया। अब आते हैं 38 में। 38 क्या कहता है? तो 38 मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, 38 किस में आएगा? 38 आता है आपका समाजवादी में, ठीक। तो समाजवादी में क्या आएगा कि इसमें यह कहता है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की व्यवस्था की जाएगी। 3 पॉइंट है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इन तीनों न्याय की व्यवस्था की जाएगी। सॉरी,
जीवराज गुड इवनिंग, लेट हो गए जीवराज, है ना। इसके न्याय की व्यवस्था की जाएगी। फिर आते हैं कि आपके आय, प्रतिष्ठा, अवसर, इन सब में असमानताओं को खत्म किया जाएगा। क्या? आय, प्रतिष्ठा, अवसर, सुविधा, इन सब में अगर असमानता है तो इसको समाप्त किया जाएगा। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेते रहना, जब कंप्लीट हो जाए एक स्लाइड उसके स्क्रीनशॉट लेते रहना। क्लियर है? 38, ये 38 हुआ। और जो ये बात कही गई है, इसकी जो भाषा है उसमें चेंज किया गया था आपके 44वें अमेंडमेंट से। 44th जो आपका अमेंडमेंट था उससे इसकी लैंग्वेज में चेंज किया था। क्लियर? चलो अब आते हैं 38 के बाद 39 पर। 39 आपको याद होगा कि 39 किस में आता है? ये भी समाजवादी में आता है। तो इसमें क्या है? इसमें कई सारे पार्ट्स हैं आपके। इसमें टोटल मिला के 1 2 3 4 5 6 के करीब पार्ट्स हैं। ठीक है, तो इसमें का, खा, फिर उसके बाद क्या आता है? का, खा, गा, घ, फिर का, खा, गा, घ, और उसके बाद आएगा आपका णा और फिर चा। ठीक है, णा और चा। क्लियर है? क्लियर? तो 39 में आप देखेंगे कि 39 में क्या क्या बोलेगा? का में बोलेगा कि पुरुष व स्त्री को पर्याप्त आजीविका के साधन देना। ठीक है, इसमें क्या बोलता है कि पुरुष व स्त्री को पर्याप्त आजीविका के साधन। ठीक है, क्लियर है? फिर खा में क्या बोलता है? खा में यह बात कहता है कि जो समुदाय के भौतिक संसाधन हैं उनका उचित वितरण किया जाना चाहिए। संसाधनों का उचित वितरण, संसाधनों का उचित वितरण। क्लियर? ऐसा ना हो कि खदानें खोद के फेंक दी जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर तीसरा है उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण। ऐसा ना हो कि जो उत्पादन के साधन है उस पर एक ही आदमी का कंट्रोल हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उत्पादन के साधनों पर विकेंद्रीकरण होना चाहिए, अलग अलग लोगों का होना चाहिए। उत्पादन के साधनों पर, साधनों का विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण मीन्स होता है एक ही आदमी के पास कंट्रोल ना होना। ठीक है, फिर घा क्या कहता है? घा कहता है पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, पुरुष व स्त्री को समान वेतन, समान कार्य का समान वेतन। क्लियर? ये बात यहीं से आई है और कई बार आपने देखा होगा ये चीज पूछी जाती है। फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पे, ऐसे रोजगारों में ना जाना पड़े जहां आयु व स्वास्थ्य को हानि हो। तो स्वास्थ्य के लिए बात कही गई है, ऐसे रोजगार खत्म किए जाएं जहां स्वास्थ्य और आयु डेंजर में आए, आयु और स्वास्थ्य खराब हो। ठीक है, फिर चा में क्या कहा गया है? चा में कहा गया है आपका कि बालकों को स्वतंत्र व गरिमापूर्ण वातावरण देना चाहिए। बच्चों को स्वतंत्र वातावरण। ठीक है, स्वतंत्र वातावरण। और ये किस अमेंडमेंट से आया? ये आया 42वें अमेंडमेंट से। ठीक है, 42वें अमेंडमेंट से ये बात जोड़ी गई जो कि 1976 में हुआ था। क्लियर? यहां तक क्लियर होगा। अब इसके बाद चलते हैं 40 पर। यह बात आई अब 40 पर। 40 में क्या कहा गया है? पहली चीज तो यह पता होनी चाहिए कि 40 कहां पे आती है? गांधी में आती है। तो मैं यहां पेन चेंज करके इसका गोला कर देता हूं गांधी की कलर। ये हो गया गांधीवादी। ठीक, और इसको हम ग्रीन पेन से ही लिखेंगे। तो गांधीवादी में 40 जो आर्टिकल कहता है वो कहता है कि ग्राम पंचायतों का संगठन करना चाहिए और उन्हें स्वायत्ता एक शासन इकाई बनाना चाहिए। इसलिए जो पंचायतों वाली बात कही गई है वो इसी में आती है। ठीक है, ग्राम पंचायत। पंचायत एक वेब सीरीज आई थी, देखी होगी आपने। ठीक है, आर्टिकल 40 बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। हाँ, एकदम पूछा जाता है। ठीक है, एक ग्राम पंचायत होनी चाहिए स्वायत्त इकाई के रूप में। स्वायत्त का मतलब इसमें कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए वैसा कि मतलब आप दबाव में रखें, है ना, स्वायत्त इकाई के रूप में। ठीक है, तो 36 हुआ। 36 और 37 को आप दूसरे पेन से रखिए क्योंकि ये डेफिनेशन बोलता है, ये आपको कोर्ट वगैरह में जाने से रोक लेता है कि आप वहां नहीं जा सकते। फिर आपका 38 सॉरी 38 और 39 ये आपके किस में रहे? ये रहे आपके समाजवादी में। फिर 40 आ जाता है आपका गांधीवादी में। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं जो कि है आपका 41। 41 किस में आता है? ये आता है फिर से किस चीज में? ये आएगा आपका सीधा फिर से समाजवादी में। ठीक है, लेकिन आप एक चीज यहां छोड़ दिए, मैं छोड़ दिया यहां पे 39A। 39A यहां छूट गया। तो 39A क्या बोलता है? ये बोलता है समान अवसर के आधार पर न्याय व निःशुल्क कानूनी सहायता। ठीक है, निःशुल्क और कानूनी सहायता देनी चाहिए। निःशुल्क कानूनी सहायता। और यह भी किसमें आएगा? यह भी आएगा आपका समाजवादी में। और यह भी कब हुआ है? 42 अमेंडमेंट से। एक क्लियर? चलो अब यहां से चलते हैं सीधा 41 पर। और 41 क्या कहता है? 41 कहता है कि कुछ दशाओं में, जैसे बुढ़ापा हुआ, बेरोजगारी हुआ, आपके इसमें आपके जो राज्य है आपके लिए काम वगैरह इस सब की व्यवस्था कराएगा और शिक्षा व लोक सहायता पाने का आपको अधिकार होगा।
ठीक है। 41 क्या कहता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह के लिए आपको स्वास्थ्य सहायता दी जाएगी। ये एक जनरल फॉर्म में बताया जाएगा जिसके आपको याद हो जाए, ठीक है। एकदम जो बुक होती हैं उनकी लैंग्वेज नहीं है, प्रॉपर आपकी समझने के लिए लैंग्वेज है ये। फिर आपका आता है आर्टिकल 42। अब 42 क्या कहता है, और 42 आता किस में है, तो 42 भी आपका समाजवादी में आता है। और 42 कहता है कि जो मातृत्व सुरक्षा हेतु आपको काम करने पड़ेंगे। किस चीज के लिए, मातृत्व सुरक्षा के लिए, ठीक है, सुरक्षा के लिए काम। क्लियर। 42 के बाद आते हैं, इस कलर को याद रखना, ये समाजवादी है, ठीक है। अब आते हैं 43 पे, और 43 सीधा सीधा आ जाएगा कहां पर, गांधीवादी में, ठीक है, और उसके साथ साथ समाजवादी में। तो इसके साथ ग्रीन कलर ले लो, 43 इस तरीके से बना दो और उसके ऊपर इस तरीके का गोला भी चढ़ा दो, तो ये दोनों में आता है, ठीक है। 43 क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई कि ये दोनों में आएगा कि कर्मचारियों को निर्वाह संबंधी मजदूरी व कुटीर उद्योगों का विकास। देखो कुटीर बात आ गई तो कहां आ जाएगा, आपका आ जाएगा गांधी में, लेकिन मजदूरों की बात की तो समाजवादी में, ठीक है। तो मजदूरों और कर्मचारियों के निर्वाह संबंधी जो मजदूरी मिलती है उसके विकास की बात की गई है, कुटीर उद्योगों के विकास की बात की गई है, ठीक है। मजदूरी को लेकर बात की गई है और कुटीर उद्योगों के विकास की बात की गई है। क्लियर। चलो फिर उसके बाद आते हैं 44 पर। 44 से पहले एक 43 का है और उसके बाद 43 खा भी है, ठीक। तो जो 43 का आता है वो आता है आपका समाजवादी में, ठीक। तो समाजवादी का आपका कलर पता ही होगा। तो समाजवादी क्या कहते हैं कि आपके जो उद्योग हैं उसमें आपके मजदूरों की भागीदारी होनी चाहिए, ठीक है। उद्योगों में मजदूरों की भागीदारी। क्लियर। फिर उसके बाद आते हैं 43 का, और ये आता है आपका गांधीज्म में। गांधीज्म में आते हैं 43 खा। अब ये क्या कहेगा, ये कहता है कि जो आपके सहकारी समितियां हैं उनका उन्नयन होना चाहिए, और ये हुआ था 97 संशोधन 2011 से। सहकारी समितियों का उन्नयन, ठीक है। और ये 97वें अमेंडमेंट 2011। क्लियर। चलो फिर इसके बाद आते हैं आपके 44 पर, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका 44। और ये किस में आएगा, ये आता है उदारवादी में, और उदारवादी हम लिखेंगे किस कलर से, लिखेंगे व्हाइट कलर से, 44, ठीक है, उदारवादी। और 44 क्या है, 44 कहता है आपका कि जो समान नागरिक संहिता, ठीक है, क्या है, समान नागरिक संहिता। क्लियर। और ये सिर्फ और सिर्फ एक अकेला ऐसा राज्य है गोवा जिसने इंप्लीमेंट की हुई। क्लियर। उदारवादी। फिर उसके बाद आते हैं 45 में क्या है कि 6 वर्ष से जो नीचे के बच्चे हैं उनको शिक्षा देनी होगी, और ये भी किस में आता है, ये भी आता है आपका उदारवादी में। 6 से नीचे के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा, ठीक। और ये कैसे चेंज किया गया, ये किया गया था आपका 86वां जो संशोधन है आपका 2002 में, ठीक है। ये हुआ है 86 अमेंडमेंट 2002, इससे ये बात ये कही गई। क्लियर है यहां तक, स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सॉरी, जल्दी स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं। क्लास को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। चलिए चलें आगे। फिर आते हैं, कहां तक हो गया, 45। फिर आते हैं 46 पे। तो 46 कहां पे आता है, 46 आता है आपका गांधी। तो गांधी जी का कलर आपका हरा। और 46 क्या बोलता है, 46 कहता है कि सर जो आपकी SC ST हैं और जो अन्य दुर्बल वर्ग हैं उनके हितों के लिए काम किया जाएगा, ठीक है। क्या, SC ST अन्य दुर्बल वर्ग, अब इसमें कोई भी हो सकता है, ठीक है, उनके हितों के लिए काम। क्लियर। चलो ये हो गए गांधी जी। फिर इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा 47 क्या कहता है, 47 भी आपके गांधी जी की ही बात करता है, और ये कहता है कि पोषाहार, जीवन स्तर और आपके जो वो रहती हैं क्या कहते हैं लोक स्वास्थ्य, ठीक है। क्या, 47 सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कि पोषाहार और लोक स्वास्थ्य, इसके साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कही गई है इसमें कि जो आपके मादक पेय पदार्थ का सेवन होता है उस पर रोक लगनी चाहिए, ठीक है। मादक पेय पदार्थ, इस पर रोक लगनी चाहिए, ठीक। तो ये आता है 47 में, जिसमें अल्कोहल वगैरह आ जाती है आपकी, ठीक। फिर आते हैं 48, और 48 भी आपका गांधी जी से ही रिलेटेड है। 48, तो 48 में क्या बात कही गई है, 48 में कहा गया है कि आप कृषि व पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से और अच्छा करें, है ना। कृषि प्लस पशुपालन,
इसको क्या करें, इसको करें आप वैज्ञानिक तरीके से, और क्या करें, अच्छा करें, इसको बूम दें, बढ़िया तरीके से करें, ठीक है। फिर आते हैं 48 के दूसरे पार्ट पे, जो कि क्या है, 48 का है, जो कि है 48 का। 48 का जो है वो किस में आता है, वो आता है आपका उदारवादी में, ठीक है। 48 का आता है आपका उदारवादी में। अब ये क्या कहता है आपका 48 का जो है वो ये बात कहता है कि सर जो आपका पर्यावरण है, जो आपके वन्य जीव हैं, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। क्या करना चाहिए, जो आपका पर्यावरण है, आपके वन्य जीव हैं, इन सब का सुरक्षा, इसकी बात करता है, ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं नीचे 49 पे। 49 क्या कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं उसकी बात करता है, ठीक है। 49 भी आपका इसी में आएगा, उदारवादी में, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्मारकों का संरक्षण, ठीक है, क्लियर है। राष्ट्र महत्व के स्मारकों का संरक्षण की बात करता है, रक्षा की बात करता है। फिर आते हैं 50 पर, राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिकाओं से न्यायपालिका का पृथक्करण, ठीक है। 50 में क्या कहता है कि आपका पृथक्करण, पृथक्करण का मतलब क्या होता है, अलग अलग करना, ठीक है, डिवाइड करना उनको, कार्यपालिका से न्यायपालिका का, लोक व्यवस्था में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, क्लियर है, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। अब लास्ट 51, 51 क्या कहता है कि सर जो विदेश वगैरह है, जो चीजें और सारी हैं, अंतरराष्ट्रीय शांति, जैसे यूक्रेन के साथ अभी हुआ, तो अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा पर पंचशील समझौता, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय शांति की बात करता है और पंचशील समझौते की बात करता है, क्लियर है। तो ये टोटल मिला के हमारे कितने हो गए, इंटरनेशनल पीस, एकदम बहुत बढ़िया। तो टोटल मिला के क्या हुआ हमारे, हमारे हो गए ये 51। 36 हुआ, फिर 37 हुआ, ये दोनों डेफिनेशन बोलते हैं। फिर उसके बाद कोर्ट में नहीं जा सकते ऐसी बात बोलता है। 38 में बताया कि सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात करता है, फिर वो बताया। फिर 39 में बताया कि आपको 6 पॉइंट्स दिए गए कि पुरुष और स्त्री वगैरह को पर्याप्त सम्मान दिया जाएगा, उनकी बात की जाएगी। फिर दूसरे में बताया कि संसाधनों का उचित वितरण होना चाहिए। तीसरे में बताया कि उत्पादन के जो साधन है उनका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। चौथे में बताया कि पुरुष और स्त्री का जो समान कार्य है, अगर उनका समान कार्य है तो उनको समान वेतन देना चाहिए। पांचवें में बताया कि जो रोजगार है उसमें आयु और स्वास्थ्य को हानि नहीं होनी चाहिए, ऐसा रोजगार नहीं जनरेट करना चाहिए। फिर छठे में बताया कि बच्चों को स्वतंत्र वातावरण देना चाहिए। फिर 39B की बात आई। फिर 39B क्या बोलता है कि आप जो बात निःशुल्क शिक्षा, जो कानून है, जैसे शिक्षा दे रहे हैं वैसे कानूनी सहायता देनी चाहिए। फिर 40 में गांधीज्म का एक आइडियोलॉजी के बिहाफ पर एक बात कही गई ग्राम पंचायतों की, ठीक है। ग्राम पंचायतों के बाद 41 में फिर से आपका समाजवादी आ गए, और समाजवादी में आपका शिक्षा, स्वास्थ्य, सहायता आपकी इस तरीके की दी जाएगी, ठीक। फिर 42वें में क्या कहा गया, 42 भी समाजवादी से था, और इसमें कहा गया कि जो आपकी मातृत्व सुरक्षा है उसके लिए काम किया जाएगा। फिर 43 में क्या था, 43 आपकी गांधीज्म थी और इसमें था मजदूरी वगैरह आपके। 43 में एक चीज और याद रखना, 43 आपकी गांधीज्म और समाजवादी दोनों ही आइडियोलॉजी से रिलेटेड था, इसीलिए इसमें मजदूरी की बात की गई है और आपकी कुटीर उद्योगों के विकास की बात की गई है। 43 का में क्या कहा गया है, ये भी समाजवादी से है कि उद्योगों में मजदूरों की भागीदारी होगी, इस तरीके की बात इसमें कहा गया है। फिर 43 खा जो है आपका 43 खा, उसमें क्या कहा गया है, उसमें कहा गया है कि जो सहकारी समितियां होती है वो आप बनाएंगे, उनका उन्मूलन करेंगे। फिर 44 समान नागरिक संहिता, और ये उदारवादी आइडियोलॉजी है। 45 में क्या है कि जो 6 से नीचे के बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन दिया जाएगा 86वें अमेंडमेंट के बिहाफ पर। फिर 46 बात है जो कि गांधी आइडियोलॉजी पे है, SC ST और अन्य दुर्बल जो वर्ग हैं उनके उत्थान के लिए बात की गई है। फिर 47 है पोषाहार, लोक स्वास्थ्य और मादक पेय पदार्थों के खत्म करने की बात की गई है। फिर 48 है आपका कृषि, पशुपालन, इनको वैज्ञानिक तरीके से इसको बढ़ावा देने की बात की गई है। 48 का में क्या कहा गया है कि जो पर्यावरण है, वन्य जीव हैं, उनको आप सुरक्षा देंगे। 49 में क्या कहा गया है कि जो राष्ट्र महत्व के जो स्मारक है, जैसे ताजमहल को ऐसे आप ना हो कि ताजमहल की छुट्टी तोड़ दें, लाल किले पे चढ़ के आप अलग झंडा फहराने लग जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुतुब मीनार पे अपना नाम लिख दें, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। 50 में क्या कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण होना चाहिए, अलग होने चाहिए, दोनों की पावर अलग अलग होनी चाहिए। फिर 51 क्या कहता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति की बात करता है। ये सारी की सारी पंचशील समझौते की बात करते हैं। तो ये टोटल हुए हमारे 51 आर्टिकल्स, ठीक है। हमने 36 से लेके टोटल देखे कहां तक, 51 तक, क्लियर है। इसको अगर फॉर्म में दिखाऊं तो वैसे आप समझ गए होंगे, अब इसकी कोई जरूरत है नहीं, ये आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा। चलो अब क्वेश्चन लगाते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है, ठीक है। IAS में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको बताना है कि किस टिप से इसको हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लेके आए। सॉरी, जल्दी बताएं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं DPSP, उसको हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों लेके आए हैं, उसका मेन मोटिव क्या है कि सामाजिक, आर्थिक
प्रजातंत्र, लोकतंत्र कहते हैं इसी को, लोकतंत्र को स्थापित करना। क्लियर है? बहुत बढ़िया रश्मि, बहुत बढ़िया ऋतु, अनया, बहुत बढ़िया बंसल जी, अनाया, आयुषी, बंसल, ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया। डी एकदम सही है पुरुषोत्तम, एकदम सही। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करने की बात कहता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? गौर करिएगा, नहीं है, जो इसका सिद्धांतों का एम नहीं है। उद्देश्य मीन्स होता है एम, ये नहीं पूछा है। बताएं जल्दी से। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय। श्वेता सी, ऋतु सी, बहुत बढ़िया। रश्मि सी, सारी की सारी लड़कियों ने आंसर पहले दिया है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। पुरुषोत्तम सी, आज थोड़ा बच्चे कम है क्या? दिखास बहुत रहा है लेकिन आंसर कम दे रहे हैं बच्चे। चलो तो इसका एकदम सही है। क्वेश्चन देखो भाई, पूछे जाते हैं। आयुषी सी, बहुत बढ़िया। देखो यूपी आरओ में पूछा गया है ना, मेंस में पूछा गया है, तो झारखंड आरओ के मेंस में पूछा गया है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे रिपीट कर करके। सॉरी, चलो थोड़ा तबीयत खराब है, फिर भी मैं देखो आपके लिए पढ़ा रहा हूं, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसका रिप्लाई सही दें, उसका आंसर एकदम सही दें, उसको सीखें, क्योंकि बहुत मेहनत से पढ़ाया जाता है ना। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करें, आपको बताना है सही। आईएएस 2015 में पूछा गया है। पहला पॉइंट है, बहुत बढ़िया ऋतु, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम सही। श्वेता, रश्मि, ऋतु, ग्रेट। आयुषी, बहुत बढ़िया, एकदम सही है आपका। 1 और 2 दोनों ही सही हैं। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, पहले ही क्वेश्चन था। फिर दूसरा, इन तत्वों में जो उपबंध दिए गए हैं आप कोर्ट नहीं जा सकते। 37वां आर्टिकल कहता है, आर्टिकल नंबर 37 यही बात कहता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड का ए कैसे हुआ पुरुषोत्तम? देखो सेकंड वाला पॉइंट पढ़ो, आप कोर्ट नहीं जा सकते। आर्टिकल 37 बोलता है, मैंने बताया था आर्टिकल 37 बोलता है फंडामेंटल राइट्स, और जब हम डीपीएसपी का कंपैरिजन कर रहे थे तब भी बताया था। ठीक, तो सेकंड वाला पॉइंट आपका एकदम सही है, तो इसका सी होगा। चलो चौथे का बताओ। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है ना। कल्याणकारी, सबसे बड़ी बात याद रखना, जो बताया था, कल्याणकारी शब्द आ जाए तो कहां पे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ग्रेट। श्वेता, पुरुषोत्तम 4 का बी, चौथी अनुसूची। अनुसूची की तो बात ही नहीं। देखो पुरुषोत्तम सुनो, प्रिया, रश्मि, ऋतु, आयुषी ए, ऋतु बी, बी नहीं होगा, बी नहीं होगा, यहां पर बी नहीं होगा, आपका होगा ए। चौथी अनुसूची याद है क्या बोलती है? चौथी अनुसूची क्या बोलती है? चौथी अनुसूची बोलती है कि सीटों का आवंटन, याद है? सीटों का आवंटन, जब शेड्यूल्स पढ़ा रहा था, आप उसको उस क्लास को देखिएगा, सेकंड या थर्ड क्लास है, तो उस क्लास को देखेंगे तो उसमें आपको समझ जाएगा। पहला एकदम सही है, कल्याणकारी राज्य, पहला ही पॉइंट है। पहला ही पॉइंट बताया था मैंने आपको कि जो आपके डीपीएसपी है उसका मेन मोटिव है, दिखाऊं आपको, देखो आपका जो मेन मोटिव है डीपीएसपी का, ये देखो, ये देखो, ये लिखा हुआ है। सबसे पहले बताया था कल्याणकारी स्टेट की फॉर्मेशन करना मेन मोटिव है राज्यसभा में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया श्वेता, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था पुरुषोत्तम। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान देके स्टार्ट करो, चीजें ये सारी की सारी बताई जा चुकी हैं, गलत नहीं देना है आंसर अब। ठीक, चलो चौथे पे आ गए। चौथे का ये हो जाएगा। ऋतु, पार्ट सोच लिया था, हाँ पार्ट नहीं है, याद है ना? चौथा क्या बोला था? चलो बताओ, 5वां क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग, अब यहां पे पार्ट बताना है ऋतु, कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श घोषित करता है? बताएं जल्दी से बताएं। लैंग्वेज चेंज हो गई है लेकिन शब्द आपको वही मिल गया, तो सीधे मार दो राज्य के, नीति राजा के नहीं, राज्य। ठीक है, राज्य होगा। ठीक, 5 का डी, बहुत बढ़िया आयुषी, बहुत बढ़िया ऋतु, रश्मि, श्वेता, ग्रेट। पुरुषोत्तम, अब समझ में आ गया ना पुरुषोत्तम? क्लियर है? डी क्या हो गया भाई, डिलीट कैसे कर दिया? आंसर सही तो था डी। चलो छठा, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार जो पाया जाता है वो क्या है? संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अब यहां पे थोड़ी सी चीज आपको समझ में आनी चाहिए, फिर मैं बताऊंगा आपको। बताओ, देखो कल्याणकारी जो बात है वो आपको याद होगा। आप देखो, आप सी आंसर दोगे, है ना आयुषी? देखो यही मैं सोच रहा था, अब आप सी आंसर दोगे, लेकिन जब आप प्रियम्बल पढ़ोगे तो प्रियम्बल में भी एक बात कही गई है कि हमारे देश का कल्याणकारी जो न्याय वहां पे दिया गया है इस तरीके से। ठीक है, सुरक्षा वहां दी गई है। ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा आपका, सी भी सही है, ए भी सही है, तो मतलब डी इसका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, ए और सी। ठीक, क्लियर, बहुत बढ़िया ऋतु, गौरांश, आयुषी, रश्मि। ठीक है आयुषी, चलो लास्ट क्वेश्चन आज का। भारतीय संविधान में निम्नलिखित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? और एकदम सही आंसर आना चाहिए आप सभी का। ठीक, जल्दी से आंसर दो। बहुत बढ़िया श्वेता, रश्मि, आयुषी, ऋतु, सारी की सारी लड़कियों ने आंसर स्टार्टिंग में दिए हैं भाई।
पुरुषोत्तम, आज लड़के कम है क्या क्लास में? प्रिया, बहुत बढ़िया। चलो आज की क्लास इस क्वेश्चन पर समाप्त होगी। और देखो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। क्लास को खत्म करने से पहले एक छोटी सी कहानी बताऊंगा, ठीक है? फिर कहानी सुनाकर 3 दिन की छुट्टी है आप लोगों की, कल की, परसों की और मंडे की भी, क्योंकि कुछ कामों से मुझे और थोड़ी सेहत के हिसाब से भी कुछ दिन का रेस्ट बताया है ना? तो और ये भी है और थोड़ा काम भी है, तो 3 दिन आपका ऑफ रहेगा। उस दिन इन 3 दिनों में आप जितनी भी क्लासेस हुई हैं उसको देखें, उसको सीखें, उनको पढ़ें। अब चलते हैं छोटी वाली कहानी पे, है ना? छोटी वाली कहानी क्या कहती है कि एक सेकंड बस, हाँ, एक छोटी सी कहानी करते हैं, ठीक है? उसको फिर कंप्लीट करके चीजों को खत्म करेंगे। एक तालाब देखे होंगे आप लोग और एक कुआं देखे होंगे, ठीक है? तो आप जो पानी होता है वो तालाब में से नहीं पीते हैं, वो पीते हैं कहां से? कुएं में से। तो ये सब चीज एक गांव में होती थी, ठीक है? तो एक वहां बहुत जानकार आदमी रहते थे, तो उनसे पूछा गया एक बच्चे के द्वारा कि दादाजी हम तालाब में से पानी क्यों नहीं पीते जबकि इसमें पानी बहुत ज्यादा है, कुएं में से पानी क्यों पीते? तो दादाजी ने बोला कि जो तालाब है उसमें पानी जरूर ज्यादा हो सकता है, लेकिन वो पानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, गंदा है, ठीक है? तो आपके पास ज्यादा होना मायने नहीं रखता है ना? तो ये बात उसको समझ नहीं आई, तो बोले कुएं से क्यों पीते हैं? तो उन्होंने कहा कि उसकी गहराई बहुत ज्यादा है और पानी उसमें कम हो ये मायने नहीं रखता, लेकिन उसकी गहराई ज्यादा है और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए एकदम सही स्वच्छ पानी है। मतलब समझ में आया? कि आपके पास हम कम पढ़े लेकिन इतना बेहतर पढ़े कि जब क्वेश्चन उससे आए तो वो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो कुल मिला के चीजें बेहतर करनी है, बढ़िया करनी है। जब भी आपकी वैकेंसीज आए, क्योंकि अभी कल परसों मोनिका ने भी बताया था और 1-2 बच्चे मुझे और बता रहे थे कि नई नोटिफिकेशन आने लगे हैं अब, तो जब भी नई पोस्टिंग्स आए, नई जॉब्स आए, तो आप लोग उसमें सबसे आगे हों, ठीक है? चलो फिर मिलते हैं ट्यूसडे को। थैंक यू सो मच। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। क्लास को लाइक करते रहा कीजिए और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर कीजिए, ठीक है? क्योंकि फ्री है, कोई पैसा है नहीं, इस क्लास का चार्जेस नहीं है। अगर यही चीज आपको चार्जेस में मिल रही होती तो फिर आप सोचते, ठीक है? चलो, गुड नाइट। पुरुषोत्तम, गौरांश, गौरांशी, प्रिया, ऋतु, आयुषी, रश्मि, श्वेता, सभी को गुड नाइट। टेक केयर, घर पे रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।